Today's topic is indexing. इंडेक्सिंग को समझने के लिए पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है. बेसिकली इंडेक्सिंग इज़ यूज्ड दैट हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर आवर डेटा इन द डेटाबेस. ठीक है, डेटाबेस या सॉरी रादर आई शुड से दैट हाउ आवर डेटाबेस विल बी स्टोर्ड एक्चुअली इनसाइड द मेमोरी, राइट. तो मेमोरी में स्टोर होगी तो डेफिनेटली वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जिस मेमोरी के अंदर हमारा डेटा स्टोर होने वाला है वो कितने तरीके की होती है मेमोरी हमारी, और किस तरीके से हमारा डेटा एक्सेस होगा फ्रॉम द मेमोरी, एंड हमें किस तरीके से उसका स्टोरेज मैनेज करना है. ठीक है, सो वी नो दिस थिंग दैट वी हैव दीज सर्टन मेमोरीज in our computer, that is cache, main memory, flash memory, magnetic disk, optical storage and magnetic tape. So here I have written this column. ये column एक basically hierarchy बताता है आपकी different types of memory के बारे में. ठीक है, अब कैश मेमोरी हम जानते हैं. अच्छा, इसके पहले एक मेमोरी और आती है, दैट इज़ द CPU रजिस्टर्स. तो CPU रजिस्टर्स के अंदर भी आपकी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो स्टोर होती है. तो CPU रजिस्टर्स के अंदर आपके कुछ टेम्प्रेरी डेटा जो टाइम बीइंग के लिए आपको ज़रूरत होते हैं वो सारे स्टोर्ड होते हैं. और हम जानते हैं कि CPU रजिस्टर के जो कंटेंट्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक आपके स्टेबल नहीं रहते हैं, वो वॉलेटाइल रहते हैं, मतलब उसके कंटेंट्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इरेज हो जाते हैं. कैश मेमोरी भी आपकी CPU रजिस्टर्स के जस्ट बाद प्रेजेंट होती है. मतलब जो भी रिसेंटली यूज डेटा होता है या जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है वो आपके कैश के अंदर रखा जाता है. ठीक है ना. और मेन मेमोरी क्या होती है आपकी, इट इज़ द रैम. सो रैम इज़ बेसिकली इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग और इन द परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम. आपका सिस्टम कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ये कौन डिटरमाइन करता है, आपकी मेन मेमोरी. रेस्ट यहाँ पर जितनी भी मेमोरीज़ लिखी हुई हैं ये सारी सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आती हैं. और सेकेंडरी मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है. नॉन वॉलेटाइल होने का मतलब क्या है कि उसके कंटेंट्स इवन आफ्टर योर यूज़ इरेज नहीं होते हैं. ठीक है, तो अब बेसिकली बात आती है कि हम डेटाबेस में इन मेमोरीज़ को किस तरीके से यूज़ करेंगे. सो वी नो ऑल दीज थिंग्स दैट ये स्टार्टिंग की दोनों मेमोरीज़ तो हमारी काम आएंगी किस फंक्शनिंग के लिए, डेटा मैनिपुलेशन के केस में. जब भी हमको कोई किसी भी तरीके की क्या करनी होगी, अगर कोई क्वेरी चलानी है, रादर आई शुड नॉट से DDL और DML, रादर आई शुड से क्वेरी प्रोसेसिंग. तो क्वेरी प्रोसेसिंग के केस में हम इन वॉलेटाइल मेमोरी का यूज़ करेंगे. और जब भी हमारा कोई डेटा डिफ़ाइन होगा, दैट मीन्स वी विल यूज़ द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. उस केस में क्या होगा कि हमारा जो जितना भी डेटा है वो सारा स्टोर होके कहाँ चला जाएगा, आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर. ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट कहाँ पर आएगा, आपकी इन द सेकेंडरी मेमोरी. अब हम कंपैरिजन करें कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, तो हम जानते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप the speed of the memory is increased, but if we move from top to bottom the cost is decreased. यानी कि अगर हमें नीचे से ऊपर मूव करना है, तो अगर हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है तो हम कह सकते हैं कि हम रैम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें. बट दिस इज़ नॉट अ फीजिबल थिंग. वाई इट इज़ नॉट अ फीजिबल थिंग, बिकॉज रैम इज़ कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू अदर मेमोरीज विच आर इन दी बॉटम लाइन. तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम रैम को अनलिमिटेड अमाउंट के तरीके से बढ़ा सकते हैं. सो ऑब्वियसली वाई वी नीड टू मैनेज दी नॉन वॉलेटाइल और दीज टाइप ऑफ मेमोरीज और दी मेन मेमोरी हमें क्यों मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहली बात तो ये महंगी होती है और दूसरा ये परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट होती है. तो हमें उसकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ करना है, ना कि अपनी कॉस्ट इनपुट बढ़ानी है. ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपके टाइप्स ऑफ मेमोरीज़ का. अब नीचे आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरेज. तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरेज हमारा देखो 3 तरीके से डिटरमाइंड है: स्पीड, कॉस्ट पर यूनिट डेटा एंड रिलायबिलिटी. स्पीड का मतलब हमने समझ लिया कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमारी जो स्पीड है मेमोरी की वो इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट डेटा, तो हम ये बात जानते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हेन वी विल मूव आवर कॉस्ट विल डिक्रीज. एंड रिलायबिलिटी, सो इन टर्म्स ऑफ बीइंग रिलायबल बोथ ऑफ द मेमोरीज आर हैविंग रिलायबिलिटी एट देयर ओन पॉइंट. क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी रिलायबल है आपके परफॉर्मेंस के लिए और सेकेंडरी मेमोरी आपकी रिलायबल है स्टोरेज के लिए. ओके, अब यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने बोला डेटा बेस और डेटा डिक्शनरी.
क्वेरी और इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन। तो अब ये दो डिफ्रेंशिएट करके रखे हैं, एंड आई हैव रिटन हियर एज नॉन वॉलेटाइल एंड दिस आई हैव रिटन हियर एज मेन मेमोरी। तो अब ये मैंने क्या लिखा हुआ है या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका डेटाबेस है या जो आपकी डेटा डिक्शनरी है, यानी कि डेटाबेस का मतलब क्या है, जो एक्चुअल डेटा है, जो एक्चुअल डेटा, जैसे आप लोग टेबल बनाते हैं तो टेबल के अंदर नेम, रोल नंबर, ये जो चीज़ें फिल करते हो, दैट इज़ द एक्चुअल डेटा। सो अगर आपने कोई टेबल बनाई है तो आप ऐसा नहीं चाहते कि वो टेबल आज आपने बनाई है और कल वो आपकी मेमोरी से उड़ जाए। यू वांट इट टू बी स्टोर्ड एज एन इन द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। दैट मीन्स कि आपका एक्चुअल डेटा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? आपकी डेटा डिक्शनरी। सो यू वांट बोथ द डेटाबेस एंड द डेटा डिक्शनरी टू बी यूज्ड बाय द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, बिकॉज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी विल नॉट रिमूव इट्स कंटेंट्स, and this is the reason why database and the data dictionary is classified in the non volatile memory. वहीं अगर हम बात करें क्वेरी की और इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन की, इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन का मतलब क्या है? लेट से आपने कोई डेटाबेस तैयार किया और सडनली आपके बॉस ने आपसे कोई क्वेरी चलाने को बोली और बोला कि मुझे ये बताओ पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी किस एम्प्लॉय की है। सो ऑब्वियसली आप उस टाइम पे कोई ना कोई क्वेरी चलाएंगे और आप मैक्सिमाइज़ करेंगे उसकी सैलरी को। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब आप उस क्वेरी को लाइफ लॉन्ग तक सेव नहीं करना चाहते। हो सकता है कि वो क्वेरी आज आपने चलाई है, कल को वो कोई और चेंज करके दूसरी क्वेरी पूछ लें। तो क्वेरी या जो भी इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन है, ये आपका किस में, या कंप्यूटेशन है, ये आपका किस पार्ट में आता है? आपकी मेन मेमोरी। दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ मेमोरीज वाइल वी आर स्टडिंग द इंडेक्सिंग। ठीक है, अब देखो, हमारी हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क उसको हम बोल सकते हैं, या हमारी जो भी कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है जैसा मैंने यहाँ पर बताया आपको। तो स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? इफ़ यू सी दिस, देयर आर सर्टेन डिस्क, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली मोर देन वन डिस्क प्रेजेंट होती हैं। इस डिस्क के अंदर क्या होते हैं? देयर आर ट्रैक्स। ठीक है, ये ट्रैक्स होते हैं। हमें पता है ना, हमारी हार्ड डिस्क इट इज़ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ अ डिस्क। व्हेन एवर वी आर रनिंग द कंप्यूटर, वो हार्ड डिस्क अपने मूव करती है ना। आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करती है और उसकी हेल्प से वो आपको डेटा रीड करके आपको प्रेजेंट करके देती है। ठीक है, अब ये परफॉर्मेंस कैसे होती है? सी दिस इज़ एन आर्म असेंबली, एंड आर्म असेंबली के हर एक पॉइंट पे एक रीड एंड राइट हेडर लगा हुआ है। ये हेडर क्या करता है? बेसिकली आपके हर डिस्क में से डेटा रिकॉर्ड को अचीव करके या डेटा रिकॉर्ड को रीड करके आपको कंप्यूटर पे दे देता है, या आपको मॉनिटर पे प्रिंट करा के दे देता है, या जहाँ भी आपको डेटा एक्सेस करना है वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब दिस स्पिंडल, व्हाट इज़ द स्पिंडल डूइंग? इट इज़ कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि इस पोजीशन पे आपका डेटा ना प्रेजेंट हो, इस पोजीशन पे प्रेजेंट हो। तो व्हाट विल हैपन? दिस विल रोटेट, एंड ये जो स्पिंडल का मूवमेंट होता है ये टू एंड फ्रो भी होता है, एंड सॉरी, ये जो रीड एंड राइट हेड का जो मूवमेंट होता है वो टू एंड फ्रो होता है, और जो स्पिंडल होती है आपकी वो इस तरीके से मूव कर रही होती है। तो इसका आगे पीछे मूव करना और आपके स्पिंडल का राउंड वे में मूव करना, आपके डिस्क से हर एक ट्रैक की हेल्प से वो हर एक रिकॉर्ड को रीड कर सकता है। लेट से आपका जो एक रिकॉर्ड है वो इस पॉइंट पे स्टोर्ड है, तो ये जो रीड एंड राइट हेड है ये आगे मूव करेगा, ये स्पिंडल मूव करता जाएगा, और जिस भी पार्ट पे आपको, लाइक अगर यहाँ पर है तो जब ये रीड राइट हेड यहाँ पर पहुँचेगा तो आपका डेटा क्या हो चुका होगा? रीड हो चुका होगा। सो दिस इज़ हाउ योर हार्ड डिस्क और दी मैग्नेटिक डिस्क वर्क्स। ठीक, इसी के हेल्प से वो आपको मेमोरी के अंदर से डेटा उठाकर स्क्रीन पर देता है। बाकी जो पेजेस मैंने आपको शेयर किए थे उसमें इट इज़ ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट, तो आप इसको पढ़ सकते हो। समझने वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। परफॉर्मेंस मेजर ऑफ डिस्क। परफॉर्मेंस मेजर ऑफ डिस्क का मतलब क्या है कि आपकी डिस्क कितनी बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है, ये आप किन किन तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं सबसे पहले एक्सेस टाइम की हेल्प से। सो व्हाट डज दिस एक्सेस टाइम विल डू? This access time, it is the time from when a read or write request is issued to when the data transfer begins। मतलब आपको उस डेटा को पूरे डिस्क में से एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज़ द एक्सेस टाइम। सीक टाइम का मतलब क्या होता है कि उस आर्म को, सी द आर्म वॉज मूविंग इन टू एंड फ्रो मोशन, तो उसको मूव करा तो कितने देर तक उसको टू एंड फ्रो मूव करना पड़ा कि उसे आपका जो पर्टिकुलर ट्रैक है वो मिल पाया। ठीक, एवरेज सीक टाइम क्या कहता है? एवरेज सीक टाइम कहता है कि
it is the average of seek time measured over a sequence of random request. average seek time का मतलब क्या है कि बार बार अगर किसी डेटा की रिक्वेस्ट आई तो एवरेज कितनी देर में आपका रीड राइट हेड उस डेटा को रिट्रीव करके दे पाया, ये एवरेज सीक टाइम है. रोटेशनल लेटेंसी किसकी होती है? ऑब्वियसली योर स्पिंडल इज रोटेटिंग. सो व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग वंस द हेड हैज़ रीच द डिज़ायर्ड ट्रैक, द टाइम स्पेंट waiting for the sector to be accessed to appear under the head is called rotational latency. तो मतलब रीड राइट हेड तो पर्टिकुलर ट्रैक पर पहुंच गया, ठीक है. बिकॉज जब अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो तो रीड और राइट हेड का काम क्या है, वो बेसिकली सिर्फ ट्रैक पे पहुँच सकता है. जब ये घूमेगा तो हमें पर्टिकुलर सेक्टर मिलेगा. अब ट्रैक और सेक्टर होते क्या हैं? सी दिस concentric circles, these are the tracks, right? और इनके अंदर जो डेटा रिकॉर्ड सेव्ड होता है ये कहलाता है आपका सेक्टर्स. सो दिस डिवीजन इज़ नथिंग बट दी सेक्टर्स. इन्हें हम ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली टू एंड फ्रो मोशन तो सिर्फ ट्रैक दे सकता है, लेकिन जो स्पिंडल का रोटेशनल लेटेंसी है वो आपको क्या देगी? पर्टिकुलर सेक्टर जो आपको ज़रूरत थी वहाँ पर रीच करने के लिए. एवरेज लेटेंसी टाइम इज़ ऑल्सो द सेम कि एक से ज़्यादा बार अगर रिक्वेस्ट हुई है तो एवरेज कितना टाइम लगा उसको एक्सेस करने के लिए. सी इट इज़ द ऑल्टरनेटिव ऑफ द डिस्क इज़ 1/2 द टाइम फॉर अ फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क. सो इट इज़ बेसिकली इट इज़ मेजर्ड विद दी 1 फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क. मतलब एक फुल रोटेशन में वो कितने बार जो डेटा एक्सेसिंग है वो दे पाया. डेटा ट्रांसफ़र रेंज क्या होती है? डेटा ट्रांसफ़र रेंज इज़ द रेट एट विच डेटा कैन बी रिट्रीव फ्रॉम और स्टोर टू द डिस्क. मतलब डिस्क के डेटा लेना और डिस्क में वापस स्टोर कराना डेटा ट्रांसफ़र रेंज बताता है. मीन टाइम टू फेलियर क्या बताता है कि कितनी बार वो फेलियर दैट वी कैन एक्सपेक्ट द सिस्टम टू रन continuously without failure. So without failing, how many times it has done, right? It has been able to give you the data. Okay. अब ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा ये सारे जो पार्ट है ये आपका इट इज़ रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट. ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर बोल रहा है फाइल ऑर्गेनाइजेशन. फाइल ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए ऑब्वियसली वी नो द हायरार्की एज it is record, then it is file and then it is your database. ठीक है, ये होती है हायरार्की. तो रिकॉर्ड कहाँ पर होता है आपका? आपके जो मैंने अभी ट्रैक्स और सेक्टर बताए ना, तो सेक्टर के अंदर जो एक पार्ट का डेटा है दैट इज़ योर रिकॉर्ड. with a collection of record you form a file, with a collection of file you form the database, right? अब उस फाइल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कौन कौन सी तरीके से ऑर्गेनाइज़ की जा सकती है? एक होता है सीक्वेंशली, एक होता है हीप फॉर्म में, एक होता है हैश फॉर्म में, और दूसरा होता है आपका B+3 के फॉर्म में या फिर क्लस्टर्ड फॉर्म में. सी ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं और ये सब आप बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं. सो दिस दे विल नॉट आस्क यू इन एलाबोरेशन, बट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हर चीज़ का होना चाहिए. This redundant array of independent disk also, it is the part of your operating system. So if you have read the subject operating system, आप easily इस topic को समझ सकते हो. Now the main part of the database comes कि अब हमें जो समझना है वो वाला part अब हमारा आ चुका है. वो part ये है कि हमें अब समझना है कि database में किस तरीके से जो है आपका record save होता है. ठीक है, तो मैंने आपको hierarchy बताई थी. See, this is the highest, और या कह सकते हो this is the collection. So a database is a collection of various files, and a file is a collection of records, and a record is a collection of blocks, and blocks is a collection of tracks. So what is this happening is कि एक जो blocks हैं, मतलब एक track में बहुत सारे blocks होते हैं. कैसे? ये आपका एक track है and it has certain number of blocks, ठीक है, और ये सारे ब्लॉक्स मिलकर एक रिकॉर्ड बना रहे होंगे. अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से रिकॉर्ड होगा. अगर मैं यहाँ पर बोलूँ दिस इज़ रोल नंबर, दिस इज़ योर नेम, दिस इज़ योर एड्रेस, तो ये क्या है? दिस इज़ बेसिकली वन रिकॉर्ड. सो दिस होल वन रिकॉर्ड विल बी स्टोर्ड इन दिस ब्लॉक. लेट्स से 4 ब्लॉक्स लगे उसको स्टोर करने के लिए, तो ये एक रिकॉर्ड कहलाएगा. अब अगर मैं इसको पूरा स्टूडेंट टेबल बोल देती हूँ तो आई विल सेव दिस एज अ स्टूडेंट टेबल.
सो इट विल बी अ फाइल इन माई, लेट्स से मेरा यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, तो स्टूडेंट नाम की जो टेबल होगी वो एक फ़ाइल होगी, और उस फाइल के अंदर जितने भी डेटा एंट्रीज़ होंगी वो मेरे रिकॉर्ड होंगे, और उस रिकॉर्ड को मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर कराया गया होगा, ब्लॉक्स के फॉर्म में, और हर एक ब्लॉक किसी ना किसी ट्रैक को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ ट्रैक, दिस इज़ अ ट्रैक। अभी तक हम सर्कुलर पढ़ रहे थे, हमने इसको बीच से लेट से ब्रेक कर दिया और उसे मैंने फैला दिया एक तरीके से। सो इफ़ यू सी, दिस इज़ द ट्रैक स्टार्ट एंड दिस इज़ द ट्रैक एंड। अगर मैं इसे कर्व करके यहाँ से जॉइन कर दूँ, सो दिस विल बी अ सर्कुलर ट्रैक ओनली, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज़ दीज आर दी ब्लॉक्स B1 B2 B3 B4, ठीक है ना। अब यहीं पर ही आपका डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो दिस इज़ अ ट्रैक स्टार्ट, दिस इज़ योर ट्रैक एंड, देयर आर सर्टन गैप्स बिटवीन एवरी ब्लॉक। वाई इज़ दिस गैप गिवन, टू डिफ्रेंशिएट कि आपके दोनों ब्लॉक्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है या नहीं, ये जज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है रिकॉर्ड के अंदर ब्लॉक का, बहुत डिफरेंट तरीके हैं आपके रिकॉर्ड को स्टोर कराने के ब्लॉक के अंदर। अब रिकॉर्ड स्टोर कराना है ब्लॉक के अंदर, मतलब क्या है, ब्लॉक के अंदर अब हमारा डेटा स्टोर होने वाला है, दैट मीन्स एक रिकॉर्ड जाने वाला है। किस तरीके से जाएगा, फिक्स्ड लेंथ ब्लॉक फॉर फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड, यानी कि आपका ब्लॉक फिक्स लेंथ का हो जाए, यानी कि अगर मैं बोलूँ फिक्स्ड लेंथ ब्लॉक फॉर फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड, दैट मीन्स कि आपके रिकॉर्ड की फिक्स्ड लेंथ्स हैं ऑलरेडी। हमें पता है कि एक ब्लॉक के अंदर 3 रिकॉर्ड्स स्टोर हो जाएंगे, एंड द ब्लॉक साइज इज़ द ट्रिपल ऑफ ईच रिकॉर्ड। दैट मीन्स कि एक ब्लॉक के अंदर 3 आ सकते हैं, यानी कि एक रिकॉर्ड 1/3 है बेसिकली। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं तो एक रिकॉर्ड 1/3 स्पेस ले रहा है ब्लॉक की, और ऐसा सारे ब्लॉक्स में सेम होने वाला है। सो दिस इज़ फिक्स्ड लेंथ ब्लॉक फॉर फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड। अब वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड कैसे हो सकता है कि एक ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आ जाए, बट तीसरा ज़्यादा बड़ा हो तो वो नेक्स्ट में चला जाए, ठीक है। फिर अब आती है, ये हो गया आपका आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड विद इन द ब्लॉक्स। ये 2 तरीके से डिफ्रेंशिएटेड होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। सो how is this organized, see heap file organization, you all know must be studying data structure, तो आपको heap का introduction पता होगा। heap क्या होता है, basically it is a form of a tree in which the node or the you can say the starting node determines most of the, तो 2 तरीके से क्लासिफाइड होती है, मिन हीप मैक्स हीप। अगर आपका नोड एवरी नोड इज़ द मैक्सिमम ऑफ इट्स चाइल्ड लाइक दिस, इस तरीके से हीप पता होता है आपको, है ना। आप देखो हीप फॉर्म आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्टोर्ड होगा,